नमस्कार, स्वागत आप सभी का खबर दिन भर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बड़ी खबर की करेंगे बात। रायपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आय से अधिक संपत्ति और आर्थिक अनियमितता की जांच के मामले में शिकायत के बाद मुश्किलें बढ़ गई हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने राजभवन से अनुमति मांगी है। रमन सिंह के खिलाफ कार्रवाई के लिए यह राजभवन से अनुमति मांगी गई है। बड़ी खबर इस वक्त रायपुर से। कोई शिकायत करे और शिकायत करने पर चूंकि वो जनप्रतिनिधि थे, जनसेवा है, तो राज्यपाल से अनुमति लेकर ही जांच की जा सकती है। तो राजभवन भेजा गया है, अनुमति मिलेगी तो वो जांच होगी। सम्मान दिया जाए। और डिप्टी एडिटर हमारे छत्तीसगढ़ के अभिषेक शुक्ल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अभिषेक जी, वाकई में ये क्या मुश्किलें बढ़ाने वाला हो सकता है रमन सिंह के लिए? हालांकि अभी राजभवन से अनुमति मांगी गई है, वहां से अनुमति मिलेगी, उसके बाद ही जांच शुरू हो पाएगी। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि चुनावी साल है तो ऐसे बहुत सी चीजें आएंगी जो कि सामने वाली जो विपक्षी है उनको दिक्कत में डाल सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ सामान्य प्रशासन विभाग ने राजभवन में पत्र भेजा है। यूडब्ल्यू जांच की बात वही कही है कि जांच की अनुमति दी जाए। अब अनुमति मिलती है या नहीं मिलती, ये तो राजभवन का मामला है, लेकिन सियासत जरूर इस पे होने लगी है। मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि अगर अनुमति मिलेगी तो आय से अधिक संपत्ति का जो मामला है उस पर जांच होगी। दरअसल राजनांदगांव निवासी एक व्यक्ति ने शिकायत इस मामले में की है कि मुख्यमंत्री रहते हुए डॉक्टर रमन सिंह, उनके परिवार के सदस्यों की आमदनी अत्यधिक हुई है, अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है, ये शिकायत हुई थी। और इस दूसरी ओर कांग्रेस नेता विनोद तिवारी है, उन्होंने भी संपत्ति को लेकर कोर्ट में रिट दायर की थी, जिस पर अभी सुनवाई होना बाकी है। तो संपत्ति को लेकर ये दो मामले जरूर डॉक्टर रमन सिंह पर लगाए गए हैं और ये मामला ताजा मामला है जो कि राजभवन गया है और अनुमति मांगी गई है। चुनावी साल है पुनीत, और क्योंकि रमन सिंह 15 साल के मुख्यमंत्री रहे हैं, पिछले चुनाव में भी टारगेट रहे और कांग्रेस के पसंदीदा टारगेट हैं, तो निश्चित रूप से चुनावी साल में एक बार फिर से घेरने की कोशिश जरूर कांग्रेस की होगी उनको। और बीजेपी की तरफ से जाहिर तौर पर इसे दबाव बनाने या कुछ और एंगल देने की कोशिश की जाएगी। स्वाभाविक सी बात है। हालांकि बीजेपी ने जो स्वाभाविक तौर पे त्वरित जो प्रतिक्रिया है, उनका कहना है कि ऐसे मामले पहले भी आते रहे हैं, 4 साल तक क्या किया गया, अब चुनावी साल है तो चुनावी पैतरे, जैसे तमाम तरह की बातें बीजेपी की तरफ से आई हैं। तो जांच की अनुमति मिलना नहीं मिलना अलग बात है पुनीत, लेकिन इस पे चर्चा जरूर शुरू हो गई है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी दोनों ही तरफ से यहाँ पर लगने लगा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए, इस मसले पर जानकारी देने के लिए। ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। छात्रा को अगवा करने की कोशिश यहां पर की गई है। कार से आए 2 लोगों ने छात्रा के अपहरण की कोशिश की है। छात्रा को घसीटकर कार में बैठाने की कोशिश की गई थी। हालांकि छात्रा बाद में चीखी और चीख पुकार सुनकर लोग पहुंच गए। लोगों ने कार को घेर लिया। दोनों आरोपियों को पकड़ा है। इनके पास से चाकू भी मिला है। पुलिस को सौंप दिया गया है। पुलिस पूछताछ कर रही है। झांसी रोड थाना के चेतकपुर इलाके की घटना है और ये दतिया जिले के इंदरगढ़ की रहने वाली छात्रा है। पुलिस पूछताछ कर रही है आरोपियों से। ये अभी सूचना मिली थी कि चेतकपुरी चौराहे के पास एक मारुति वैन से एक बच्ची के अपहरण का प्रयास किया गया था। वो रिश्ते में उसके मामा की लड़की, मतलब उसका जीजा लगता था। अब किन परिस्थितियों में कैसे वो करना चाह रहा था, ये तहकीकात से पता चलेगा। और बाकी ये बच्ची अपने पिता का इंतजार कर रही है, उसके बाद फिर FIR और आगे की कार्रवाई। क्या क्या बरामद हुआ है इनके पास से? उस पर एक चाकू मिला है। आरोपी सर पकड़ा है? आरोपी को पकड़ के ले आए थे साथ में। सतना से भी बड़ी खबर बता दें, जहां पर पन्ना रोड स्थित पेट्रोल पंप पर हंगामा हो गया। कर्मचारियों के साथ मारपीट हुई है। विवाद और मारपीट का कारण जो बताया जा रहा है, कुछ ऐसे तत्व बताए जाते हैं जो दबंगई दिखा रहे थे और फ्री में पेट्रोल लेने जैसी कोशिशें भी कर चुके थे और इसी को लेकर कर्मचारियों को पहले भी धमका चुके थे। ऐसी बात सामने आई है। पेट्रोल पंप संचालक ने पुलिस से शिकायत की है और CCTV फुटेज पुलिस को सौंप दी।
कोंडागांव से बड़ी खबर, चलती बस के पहिए के नीचे युवक कूद गया। आत्महत्या के लिए कूदा था युवक और मौके पर ही युवक की मौत हो गई। पारिवारिक समस्या को लेकर यह परेशान था और मानसिक रूप से काफी परेशान चल रहा था। और दर्दनाक घटना जो हुई है ये सीसीटीवी में कैद हो गई है। कोंडागांव बस स्टैंड की ही ये घटना बताई जाती है। मानसिक रूप से बड़ा परेशान था, उसके समझ नहीं आ रहा था और बस के नीचे आकर उसने अपनी जान दी। मनेंद्रगढ़ से बड़ी खबर बताते हैं, तेंदुए के हमले में एक युवक की जान चली गई है। तीसरी मौत हुई है तेंदुए के हमले की वजह से। एक महीने में यह तीसरी घटना हुई है। भरतपुर के कुवारी गांव की यह घटना है। मृतक का नाम रांदमन बैगा बताया जा रहा है। घटनास्थल पर अमला पहुंचा है, वन अमला पहुंचा है। वन परिक्षेत्र जनकपुर जो है उसकी यह घटना बताई जा रही है। और इधर इसी मामले में जुड़ा अपडेट भी आपको बता दें कि तेंदुए के हमले में मौत के मामले को लेकर अब ग्रामीणों में भारी नाराजगी, भारी गुस्सा है। विधायक गुलाब कमरो ने मुलाकात लोगों से की है। जनकपुर अस्पताल पहुंचे थे मृतक के परिजनों से, उन्होंने मुलाकात की थी। आक्रोशित ग्रामीणों को विधायक ने हालांकि समझाइश भी दी है, लेकिन तेंदुआ जो है जाहिर सी बात है कि हमला कर रहा और आदमखोर हो चुका है, क्योंकि एक महीने में यह तीसरी घटना। सीएम भूपेश बघेल ने बलौदा बाजार का दौरा किया, जहां उन्होंने छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के वार्षिक सम्मेलन में शिरकत की। इसमें उन्होंने कुर्मी समाज ने उन्हें हल देकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर शुभचिंतकों ने सीएम को उत्साह में आई लव यू कका कहा। इसके बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने क्षेत्रवासियों को सौगात दी। खपराडीह में हाई स्कूल मुक्तिधाम के अपग्रेडेशन के लिए 20 लाख रुपए का ऐलान किया। जलाशय को, कुम्हारी का जो जलाशय है, इसको बजट में शामिल किया और सामुदायिक भवन के लिए 20 लाख रुपए देने का ऐलान भी किया। I love you, Papa. I love you, Papa. तो पाटर राज में सब जन झारा झारा नेता है, सब जना हो है ना, तो अपनों तरफ से नेता दे देता। दूसरा बात, हमारे राज प्रधान जी के ग्राम पंचायत सोहेला में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले को घोषणा करा था। दूसरा, बलौदा बाजार में अध्ययनरत छात्र छात्रा के लिए 24/7 अत्याधुनिक वाचनालय का निर्माण किया जाएगा, जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं में जो छात्र छात्राएं भाग लेते हैं उसके लिए बजट ई लाइब्रेरी हम लोग बनाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के चुनाव न लड़ने के बयान पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने प्रतिक्रिया दी और कहा है कि कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से चुनाव नहीं लड़ना चाहता तो इससे पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। तो पाटर राज में सब जन झारा झारा नेता है, सब जना हो है ना, तो अपनों तरफ से नेता में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले को घोषणा करा था। दूसरा, बलौदा बाजार में अध्ययनरत छात्र छात्रा के लिए 24/7 अत्याधुनिक वाचनालय का निर्माण किया जाएगा, जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं। इधर छत्तीसगढ़ में रासुका पर सियासी घमासान जारी है। इसको लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। प्रदेश के सभी जिलों में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि रासुका लगाने की अधिसूचना पर बीजेपी आपत्ति जता रही है और पूर्व सीएम रमन सिंह ने कांग्रेस की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि रासुका कांग्रेस सुरक्षा कानून है और ये लोकतंत्र विरोधी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कांग्रेस पर हमला बोला और बीजेपी के आरोपों पर सीएम भूपेश बघेल ने भी पलटवार किया। जिसको कहते हैं ना मूर्खता की विरोध में भूपेश के बेहद खतरनाक इरादे रासुका व्यक्त कर रहा है। ये बता रहा है कि किस नीयत से भूपेश बघेल ने रासुका लगाया। आंदोलन चल रहा है, कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी कर रहे हैं, शिक्षा कर्मी आंदोलन कर रहे हैं, विधवा जो शिक्षा कर्मियों की विधवाएं हैं वो आंदोलन कर रही है।
अस्थायी कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो आज आंदोलन पे लगा ना हुआ हो, और उस आंदोलन से घबरा कर आज स्थिति यह है कि युवकों से घबरा कर और इस लोकतांत्रिक चल रहे आंदोलन को कुचलने का, जिसमें स्वास्थ्य कर्मी भी हैं, पंचायत कर्मी भी हैं, अन्य कर्मी भी हैं, इस प्रकार के राष्ट्रपा का भय दिखाने का प्रयास भूपेश बघेल कर रहा है। यह अधिसूचना राज्य को आपातकाल में झोंकने जैसा है। यह अधिसूचना सरकार के खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाने का, डराने का एक षड्यंत्र है। देखिए, ये जिसको कहते हैं ना मूर्खता की पराकाष्ठा, रासुका है वो राष्ट्रीय कानून है, राज्य का नहीं है, और हर 3 महीने में इसको नोटिफिकेशन करने का प्रावधान है। रमन सिंह के कार्यकाल में भी ये इस प्रकार से नोटिफिकेशन किया गया था, और हर 3 महीने में इसका रिन्यूअल होता है, नोटिफिकेशन होता है। उसी तहत किया गया है, जिसको ये धर्मांतरण से जोड़ रहे हैं भाई। मतलब लोगों को मतलब समझते गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। अरुण साहब खुद हाई कोर्ट के वकील रहे हैं और वो सब जानते हैं, और रमन सिंह 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, उसके कार्यकाल में भी ये हुआ, और ये केवल छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे देश में होता है, क्योंकि राष्ट्रीय कानून है। देश में, संविधान में, कानून में जो भीमराव अम्बेडकर ने कानून बनाया, उस कानून को पालन सबको करना है। यहाँ धर्मांतरण का बात करते हैं, यहाँ कानून का बात करते हैं। अगर जबरदस्ती ईसाई धर्म अगर आदिवासी लोग को धर्मांतरण करेगा, हिंदू लोग को धर्मांतरण करेगा, तो उसके ऊपर कानून होगा। फिर इनको क्या डर, इनको क्यों डर? इसलिए हमेशा बोलते हैं हम लोग, ये धर्मांतरण 4 साल में, मैं छत्तीसगढ़ का बात नहीं करता, लेकिन बस्तर का मैं प्रभारी मंत्री, बस्तर का नेता होने के कारण वहाँ एक भी धर्मांतरण नहीं हुआ है। तो ये क्यों डर रहे भाई? इनको कानून को सम्मान करना चाहिए। अभी लगा नहीं है, इनको पेट दर्द क्यों हो रहा है? नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा है कि प्रदेश सरकार काला कानून लेकर आई है। 30 जनवरी को छत्तीसगढ़ में राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून प्रदेश में लागू किया जा रहा है। बीजेपी इसका विरोध कर रही है। चंदेल कह रहे हैं कि प्रदेश में रासुका की जरूरत नहीं है, कांग्रेस की सरकार अघोषित आपातकाल लागू करना चाहती है। चंदेल ने आरोप लगाया कि सरकार के खिलाफ जुलूस, धरना, रैली, प्रदर्शन ना हो, यह सोचकर सरकार ने रासुका लगाने का फैसला किया है, जिसके खिलाफ बीजेपी आंदोलन करेगी। हम रासुका जैसे काला कानून के खिलाफ जमकर लड़ाई करेंगे। इस प्रदेश में अशांति का वातावरण निर्मित नहीं होने देंगे। रासुका तब लगाया जाता है जब परिस्थितियां काबू से बाहर हो जाए, जब हालात इमरजेंसी से नीचे हो जाए, जब सरकार कानून और व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को संभाल नहीं सकती, उन परिस्थितियों में ऐसे कानून को लाया जाता है। इधर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के चुनाव न लड़ने के बयान पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से चुनाव नहीं लड़ना चाहता तो इससे पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। बिलासपुर पहुंचे साहू ने कहा कि विधानसभा चुनाव में किसको टिकट मिलेगा, किसको कटेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सारा दारोमदार विधायक के परफॉर्मेंस और उसके रिपोर्ट कार्ड पर आधारित होगा। मुझे पत्रकार ने किसी ने पूछा कि टीएस बाबा चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, इससे कांग्रेस को क्या नुकसान होगा? तो मैंने कहा कोई व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर नहीं लड़ना चाहता तो उससे कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होगा। मान लो मुझे पार्टी टिकट नहीं देती तो मेरे समर्थक, मेरा समाज नाराज होगा तो पार्टी को मान लो नुकसान हुआ, पर मैं खुद नहीं लड़ना चाहता तो इसमें कांग्रेस की क्या गलती है? पहले समझ लें आदमी और अर्थ निकाल ले। मैं खुद नहीं लड़ना चाहता तो इससे मेरे समाज को, मेरे यार दोस्त को, मेरे परिवार को क्यों गुस्सा आएगा जब मैं नहीं लड़ना चाहता? तो पार्टी मेरी टिकट काटेगी तो गुस्सा होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है
कि विधायकों को जानकारी देते जा रहे हैं कि कहाँ पर क्या कमी है उनकी काम में, व्यवहार में या दौरे में। इसकी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी हर विधायक को दे रहे हैं। कितने लोगों का टिकट कटेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती। अभी से कोई कह दे कि इतने लोगों की टिकट कटेगी, समय और परिस्थिति के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष। मध्य प्रदेश में होने जा रही G20 की बैठकों को लेकर आयोजन टीम के महत्वपूर्ण सदस्य और MP नीति आयोग के वाइस चेयरमैन प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने न्यूज 18 से खास बातचीत में बताया है कि 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी, जिसमें लाइफस्टाइल, एथिक्स और वैल्यू सिस्टम को फाइनेंस और टेक्नोलॉजी में लाने पर चर्चा के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर SDG को हासिल करने की बात होगी। इसके साथ ही सामाजिक और आर्थिक पहलुओं पर भी चर्चा होगी। प्रदेश की राजधानी भोपाल में कल से G20 सम्मेलन के लिए थिंक 20 की खास बैठकें होने जा रही हैं। प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी हमारे साथ हैं। सर, क्या कुछ विशेष थिंक 20 के प्रोग्राम में रहेगा? क्या वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर आप लोग चर्चा करेंगे? 4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। सबसे पहले जो प्रधानमंत्री ने लाइफ का हमको आइडिया दिया है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। तो लाइफस्टाइल में हम किन चीज़ों को शामिल करें, किन चीज़ों के साथ में हम अलग से विचार कर सकते हैं, इसका एक पहला मुद्दा है। दूसरा, एथिक्स और वैल्यू सिस्टम, ये फाइनेंस में और टेक्नोलॉजी में हम कैसे लेकर के आ सकते हैं, ये दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है। तीसरा, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे SDGs को हासिल करने की बात है, उसमें जो कमी आई है उसको हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। चौथा, जो सामाजिक और आर्थिक मुद्दे हैं उनमें G20 क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जेनेटिक चेंज की बात चाइना में 2018 में हुई थी, क्या ये माना जा सकता है पहला एक ग्लोबल मंच होगा जहां पे इस बात पे चर्चा होगी? हाँ, मुझे लगता है कि एथिक्स के दृष्टि से टेक्नोलॉजी में ये पहली बार इस तरह की चर्चा खुल करके सामने रखी जाने का प्रयास किया जाएगा। मध्य प्रदेश के लिए सर ये जो पूरा इवेंट है G20 का बैठक और जो थिंक 20 सम्मेलन भी, ये MP को कितना सारा एक्सपोजर दे सकता है? MP को बड़ा एक्सपोजर दे सकता है, क्योंकि जैसे कुछ मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी योजना जो है, वननेस की बात देखते हैं, जो ओंकारेश्वर में हम लोग देख रहे हैं, तो ये कई इस तरह की हमारी योजनाएं, हमारे विकास की अपनी एक जो कहानी है, वो एक महत्वपूर्ण एक्सपोजर मध्य प्रदेश को दे सकती है। जो 300 लोग बाहर से आए हैं वो लोग देखेंगे, इसको समझेंगे कि मध्य प्रदेश का डेवलपमेंट मॉडल, कई काम हो रहे हैं लेकिन उसकी चर्चा सामने नहीं आती है। तो मध्य प्रदेश उस मामले में इन लोगों के यहाँ आने से एक नया एक्सपोजर लेकर के आते। पूरी दुनिया के सामने जो इस समय चुनौतियां हैं उनके समाधान के साथ भारत इस G20 पूरा जो समिट होना है उसकी अध्यक्षता करेगा और साथ ही मध्य प्रदेश के लिहाज से ये जो समिट होना है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश को ग्लोबली इस पूरे समिट के जरिए एक एक्सपोजर मिलेगा। प्रदेश की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनको एक वैश्विक मंच पे एक्सपोजर इससे मिलेगा, ये पूरी उम्मीद है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कुमार के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। और इसी के साथ खबर दिन भर में इतना ही। नमस्कार।